अब बात एक ऐसे दावे की जिसने नई बहस शुरू कर दी है। असल में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की एयर स्ट्राइक में मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। असल में न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अली खामेनेई अपनी वसीयत में उन्होंने साफ लिखा था कि उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी ना बनाया जाए, लेकिन ईरान की ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दबाव डालकर मुस्तफा को इस पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब इस दावे के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुस्तफा पर खामेनेई को संदेह भी है। क्यों? न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट यह दावा करती है कि अली खामेनेई अपने बेटे की क्षमता को लेकर उनको गहरा संदेह था। इसीलिए बताया जा रहा है कि अली खामेनेई ने अपनी वसीयत में साफ तौर पर लिखा था कि मुस्तफा को उत्तराधिकारी ना बनाया जाए। रिपोर्ट में अली खामेनेई का मानना था कि मुस्तफा के पास देश चलाने के लिए जरूरी अनुभव और राजनीतिक कद नहीं है। अली खामेनेई का मानना था कि मुस्तफा एक युवा धर्मगुरु हैं जिन्होंने राजनीति में कोई खास जगह नहीं बनाई। ये भी कहा कि इतने सालों तक मुस्तफा की पहचान महज उनके पिता के नाम की वजह से रही है। आपको बता दें कि ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी आमतौर पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की संस्था की होती है, जो ये धर्मगुरुओं की एक परिषद है और यही देश में सर्वोच्च नेता का चुनाव करती है। लेकिन कहा जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं हुई। जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नए सुप्रीम लीडर की बाबत विचार कर रही थी, तब IRGC ने उस पर दबाव डाला और अंत में फैसला मुस्तफा के पक्ष में करवा दिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुस्तफा को परिषद में बहुमत के वोट तक भी नहीं मिले थे। IRGC के दबाव की वजह से कई धर्मगुरुओं ने उस बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था जिसमें नए सुप्रीम लीडर के नाम की घोषणा हुई थी। मुस्तफा के खिलाफ काफी विरोध था, लेकिन IRGC के दबाव के चलते उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। असल में IRGC मुस्तफा को ऐसा नेता मानती है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मुस्तफा को वो एक कठपुतली की तरह देखते हैं जिस पर वे अपनी मर्जी से असर डाल सकते हैं। आपको बता दें, 56 साल के मुस्तफा खामेनेई ने इससे पहले कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला था। उनका प्रमुख प्रभाव मुख्य रूप से अपने पिता के करीबी दायरे में काम करने से बढ़ा था। इसी दौरान ईरान में सख्त रूढ़िवादी नीतियां और मजबूत होती गईं। 2000 के दशक में लीक हुए अमेरिकी कूटनीतिक दस्तावेजों में उन्हें पावर बिहाइंड द रोप्स यानी पर्दे के पीछे की ताकत बताया गया था। उसी समय उन पर यह आरोप भी लगा था कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी ताकि सत्ता के समर्थक उम्मीदवार जीत सके। मुस्तफा पर ट्रंप भी नाराज हैं। चलिए बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा खामेनेई शांति से नहीं रह पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा अली खामेनेई के दूसरे बेटे को ईरान का नया नेता बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुस्तफा की नियुक्ति से पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की ईरान के अगले नेता के चयन में भूमिका होनी चाहिए, जैसे पहले वेनेजुएला के मामले में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि 56 साल के मुस्तफा खामेनेई का अपने पिता के बाद ईरान का प्रमुख बनना स्वीकार नहीं। ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि ईरान में ऐसा नेता आए जो देश में शांति और संतुलन ला सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा नेता बनाया जाता है जो अली खामेनेई की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, तो इससे अमेरिका को 5 साल के अंदर फिर से युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। ईरान की मोज़ेक रणनीति का खौफ और डिप्लॉय, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ईरान की मोज़ेक रणनीति के बारे में जिसने अमेरिका को हाँफने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मोज़ेक नीति हमलावरों को जंग में मैदान में बुरी तरह से थकाने के लिए जानी जाती है। ईरान भी अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे जाल में बुरी तरह से उलझा देना चाहता है। इसी मोज़ेक नीति के दम पर तालिबान 20 साल तक लड़ाई करने के बाद भी जिंदा रहा। आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि उसने अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। उसने डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से लागू कर दिया। इस स्ट्रेटजी के तहत IRGC के प्रांतीय कमांडर्स को पूरी आज़ादी दे दी गई है, यानी उन्हें किसी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया है, जिसके बाद मोज़िक डॉक्ट्रिन को लागू किया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की केंद्रीय लीडरशिप, सैन्य नेतृत्व, हथियार भंडार पर हमले किए। उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया। केंद्रीय नेताओं को मारा जा रहा है। इसीलिए ईरान में प्रांतीय सैन्य अधिकारियों को अपने हिसाब से युद्ध लड़ने के अधिकार दिए गए हैं, ताकि उन्हें कोई कदम उठाने के लिए बार बार इजाजत नहीं लेनी पड़े। मोज़िक डिफेंस सिस्टम अफरा तफरी के हालात में निपटने के लिए बनाया गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी कह चुके हैं कि ईरान अब तय करेगा कि ये लड़ाई कब और कैसे खत्म होगी। मोज़िक डिफेंस युद्ध में कैसे काम करता है, ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मोज़िक डिफेंस युद्ध के तहत IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। एक तेहरान के लिए, बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। हर यूनिट के कमांडर के पास टेक्निकल शक्ति होगी और वो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागनी है या फिर ड्रोन। आपको बता दें, गुरिल्ला युद्ध करना है या फिर कैसे युद्ध लड़ना है, ये भी ये खुद डिसाइड करेंगे। उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। तो वहीं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और रेगिस्तानों को युद्ध लड़ने का नया सेंटर बनाया गया। ठीक इसी तरह का गुरिल्ला युद्ध है जैसा प्रयोग तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। इसी तरह वियतनाम में भी हुआ था। वैसे ईरान की जो भौगोलिक हालात है वो भी बहुत मुश्किल भरे हुए हैं। रेगिस्तान, पहाड़ होने से हमलावर की लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और जंग जो है वो लंबी खिंच जाती है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। तो वहीं ईरानी सैनिक अपने ठिकाने से ही पलटवार कर रहे हैं। ईरानी सेना ने अलग अलग मोर्चों पर डेरा जमा दिया है। घात लगाकर हमला करने के लिए इलाके की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मकड़ी के जाल की तरह है। तो इस तरीके से जो ईरान है, मोज़िक नीति, गुरिल्ला नीति, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके अब करारा जवाब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को दे रहा है।